आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और प्रयोजन। सबसे पहले देखते हैं हम निरुक्ति। निरुक्ति क्या है? सबसे पहले मीनिंग ही निरुक्ति का हमें पता होना चाहिए, जो मूल अर्थ को बताने वाला होता है। जो मूल अर्थ को बताता है या बताने वाला होता है वह निरुक्ति है। वह निरुक्ति है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअल मीनिंग बताए, किसी भी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग जो बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निरुक्ति कहते हैं। आयुर्वेद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो हमने कल के उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आयुर्वेद को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आयु और जीवन। और वहाँ पर मैंने छोटा सा उसमें आयुर्वेद में बताया था आयुर्वेद क्या है। जिस शास्त्र में हमें आयु का वर्णन मिलता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो यही एक जो एक्चुअल मीनिंग है बताने वाला, वो उसे क्या कहते हैं? हम निरुक्ति कहते हैं। तो और एक शब्द आप देखोगे, दूसरा वर्ड देखोगे आप, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होता है? जो कि धातु, प्रत्यय आदि लगने से बनता है। आदि लगने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था वेद, विद धातु और घन प्रत्यय लगने से बनता है। घन प्रत्यय लगने से वेद शब्द बना है। ये क्या होता है? हमारा व्युत्पत्ति होता है, जो कि जो धातु, प्रत्यय आदि लगने से बनते हैं, व्युत्पत्ति कहलाता है। और निरुक्ति क्या होता है? जो मूल अर्थ को बताने वाले होते हैं, वो निरुक्ति है। तो अब हम देखते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर्वेद निरुक्ति। फर्स्टली जो बताया गया है, आयुर्विदन्ति विन्दति इति आयुर्वेदः। इति आयुर्वेदः। जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराने वाला हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदः। जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराने वाला हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। दूसरी हम देखते हैं एक और निरुक्ति, आयुर्विद्यते। आयुर्विद्यते अस्मिन् आयुर्वेदः। जिसमें आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिसमें आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद कहते हैं। और थर्ड एक और निरुक्ति देखते हैं, जो कि आचार्य चरक ने बताई है। उसमें आयुर्वेदित्य इत्य आयुर्वेदः। ठीक है। ये हमें मिलती है चरक सूत्रस्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 22 में देखने को मिलता है आयुर्वेद का मीनिंग। इसमें क्या है सर? जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो वह आयुर्वेद है। जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो वह आयुर्वेद है। आयुर्वेदित्य इत्य आयुर्वेदः। चरक सूत्रस्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 22 में बताए गए हैं ये आयुर्वेद का मीनिंग क्या होता है। तो ये क्या है? एक्चुअल मीनिंग जिसे हम कहते हैं निरुक्ति में कंसीडर करते हैं। आयुर्वेद का मीनिंग क्या है? जो शास्त्र आयु का वर्णन ज्ञान कराने वाला होता है, जिसमें आयु का ज्ञान हो, जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो, वह आयुर्वेद कहलाता है। तो ये थी इसकी निरुक्ति। अब शुरू करते हैं आगे आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद परिभाषा।
सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा जो उसमें बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, या फिर हम कह सकते हैं लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। तो वो क्या है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद स उच्यते, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 41। ठीक है, तो ये आयुर्वेद में आयुर्वेद की परिभाषा है जो कि चरक ने दिया है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तत् च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। जो क्या है? हित, अहित, सुख, दुख, आयु। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है। इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित मतलब पथ्य और अहित अपथ्य क्या है? ठीक है, जो हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, और जिससे आयु के मान का ज्ञान हो वह शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है। वह शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है। आयु का मान जो मानम च पढ़ दिया गया है, मानम मतलब आयु का मान का ज्ञान जिस शास्त्र से होता है वह आयुर्वेद कहलाता है। जिस शास्त्र में हमें हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु का वर्णन मिलता है, और साथ ही इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, और आयु के मान का ज्ञान हो, वह शास्त्र क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, मान से हम कंसीडर करते हैं क्या? मानम जो वर्ड लिखा है मेजर, और स्पैन ऑफ लाइफ, कौन व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहता है। मान का अर्थ क्या है? मानम का यहाँ आयु का मान, आयु के मान का हमें कैसे पता लगता है? कि जो इंद्रियां हैं, ठीक है, बिना किसी कारण से जो इंद्रियां हैं या चेष्टाएं हैं हमारे शरीर की, उनमें चेष्टाओं में, इंद्रियों में, चेष्टाओं में ये क्या हो जाता है? बिना किसी कारण के विकृत लक्षण दिखाई दें तो आयु का क्षय होने लगता है। उससे हमें पता लगता है कि कौन व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है। 1 मास तक, 15 माह, 1 मास तक कह सकते हैं, 15 दिन तक कह सकते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते तक कह सकते हैं, 1 महीने तक कह सकते हैं। तो उन लक्षणों को देखकर हमें पता लग जाता है कि कितनी आयु शेष रह गई है। और अरिष्ट लक्षणों को देखकर, अरिष्ट लक्षण बोला जाता है उनको, अरिष्ट लक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं। अरिष्ट लक्षण मतलब क्या है? मृत्यु सूचक लक्षण। अरिष्ट लक्षण का मतलब क्या है यहाँ पर? मृत्यु सूचक लक्षण, कि मृत्यु होने वाली है, कितने दिन में होने वाली है मृत्यु किसी की। तो ये इसका जो वर्णन मिलता है हमें इंद्रिय स्थान में देखने को मिलता है। इंद्रिय स्थान में
चरक के चरक संहिता इंद्रिय स्थान में हमें अरिष्ट लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर थी चरक के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा। आप देखते हैं इसमें हित आयु के बारे में, हितकर आयु के बारे में, अहितकर आयु के बारे में थोड़ा सा, कि अहितकर आयु क्या है और अहितकर आयु क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है इसमें हित आयु। हित आयु, हित आयु क्या होती है? जो कि यूनिवर्सल लेवल पर हम देख सकते हैं, यूनिवर्सल लेवल पर देखा जा सकता है। तो उसके जो फीचर्स हैं क्या हो सकते हैं कि ट्रूथफुलनेस क्या, जो हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं, ट्रूथफुलनेस इसमें जो कि हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं, वो क्या किस में आते हैं? हितायु में आते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं दूसरे के धन की इच्छा ना रखना, दूसरे के धन की इच्छा ना रखना। और क्या हो सकता है? जो शांति प्रिय हों, और क्या हो सकता है? ज्ञानवान हो। और क्या हो सकता है? जो वृद्धजनों की सेवा करने वाले होते हैं, जो वृद्धजनों की सेवा करने वाले। इसमें हम कह सकते हैं जो सदा सत्य बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस के आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल भी आ जाता है, इसमें एक पॉइंट आ जाता है सेल्फ कंट्रोल। और क्या कह सकते हैं? गुड जजमेंट एक हो जाता है पॉइंट, गुड जजमेंट, ठीक है, गुड जजमेंट। और सभी की रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए, वृद्धजनों की सेवा, जो रिस्पेक्ट है एल्डर्स की, वो रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। वो ये क्या बताए गए हैं? हित आयु के लक्षण बताए गए हैं। और इसी तरह जो सेकंड है हमारी अहित आयु। अहित आयु, हित आयु के विपरीत लक्षण, विपरीत होती है, विपरीत लक्षणों वाली क्या कहलाती है? अहित आयु कहलाती है। जो भी है इसमें जो हमने बताया कि दूसरे के धन की इच्छा रखना, ठीक है, शांति प्रिय ना होना, ज्ञानवान ना होना, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें अपोजिट पॉइंट सारे के सारे अहितकर आयु में आ जाते हैं। अब थर्ड जो हमारी आयु उसमें है सुख आयु। सुख आयु क्या है? उसमें हम देखते हैं जो शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्त होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होता। युवावस्था जिसकी होती है, बलवान व्यक्ति और पराक्रमी होना चाहिए, पराक्रम से युक्त होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान संपन्न होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए सभी चीज़ों की, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, ठीक है, और धन संपत्ति से युक्त हो, धन संपत्ति से युक्त हो। ये क्या है? सुख आयु के लक्षणों वाले बताया गया है, जिसमें किसी भी तरह का फिजिकली और मेंटली ठीक होना चाहिए व्यक्ति, फिजिकली और मेंटली वेल हो, गुड स्ट्रेंथ वाला हो, अच्छी इम्यूनिटी हो जिसकी, और यूथफुलनेस हो, ठीक है। यूथफुलनेस मतलब यंग होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हम कंसीडर करते हैं सुख आयु में। और जो सुख आयु होती है वो पर्सनल लेवल पर देखी जाती है, पर्सनल लेवल पर हम देख सकते हैं, हम अपने लिए देख सकते हैं हम हमारी सुख आयु है या किस प्रकार की आयु है। और इसी से अपोजिट हो जाता है हमारा फोर्थ दुख आयु, जो सुख आयु से विपरीत लक्षणों वाली हो, विपरीत लक्षणों वाली हो, वो क्या है? दुख आयु कहलाती है। जो सुख आयु में लक्षण है उससे अपोजिट है, जिसकी इम्यूनिटी कम हो,
ठीक है। और क्या हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो, स्ट्रेंथ कम हो, फिर शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त हो, वो क्या हो जाता है, दुखायु कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने देखा हितायु और दुखायु, एक तुम्हारे उसमें बताता हूँ, जनरल मीनिंग की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। हितायु क्या है, जैसे हितायु, ठीक है, उसके लिए मतलब बेनिफिशियल क्या है हमारे लिए, बेनिफिशियल चीज़ें, और गुड थिंग्स, बेनिफिशियल चीज़ और गुड थिंग्स क्या हैं, जो कि इफ़ेक्ट करती हैं, जो इससे बेनिफिशियल क्या हो सकता है, वो डाइट हो सकती है, ठीक है, लाइफस्टाइल हो सकता है हमारा, जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या, उसमें क्या बेनिफिशियल है, ठीक है ना, जो हम काम कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, वो बेनिफिशियल है या नहीं। दूसरा अहितकर के उसमें देखते हैं, अहितकर मतलब हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल और बैड थिंग्स, ठीक है, अपोजिट चीज़ें हो गई, जो डाइट इससे हितायु से अपोजिट चीज़ें आ जाती हैं सारी, लाइफस्टाइल हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा हितकर होगा। हितायु में क्यों, जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है, हाँ, और अच्छी हैं हमारे लिए, और अहितकर में क्या आता है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं और हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, वो चीज़ें हितकर में आ जाती हैं। और सुखकर का मतलब क्या होता है, सुखायु, जो सुखकर होता है मतलब हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ, ठीक है। और दुख कर क्या होगा, या दुखायु क्या होगा, अनहैप्पी लाइफ, अनहैप्पी लाइफ। यदि हमारे उसमें डिजीज़ होंगी, कोई भी रोग होगा, तो हम क्या होंगे, दुख के कैटेगरी में आ जाते हैं, दुखी रहेंगे। कोई भी हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं है, नो डिजीज़, तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी, हैप्पी लाइफ रहेगी, ठीक। तो और एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हितकर क्या होगा हमारे लिए। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्टडी क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है, हितकर है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना क्या होता है, हितकर होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक। लेकिन वो स्टडी को भी ओवर या एक्सेस में ज़्यादा, ना तो उसको स्टूडेंट को ना तो ध्यान है कि उसने खाना खाया है नहीं खाया है, प्रॉपर नींद ली है या नहीं ली है, उसका इफ़ेक्ट भी बहुत पड़ता है बॉडी पर। तो वो क्या हो जाता है, कोई चीज़ एक्सेस में करना, अति में करना, वो हितकर ना होकर हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है ना। वो हितकर ना होकर हमारे लिए कैसी हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी, अहितकर में हम वो कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है। तो ओवर चीज़ें, ओवर एक्टिविटीज़ वो क्या हो जाएंगी हमारे लिए, अहितकर की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह सुखकर और दुखायु का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है, कि टीवी देखना, मूवीज़ देखना, सारा दिन गेम्स खेलना, ये क्या है, हमें एक बार को अच्छा लगता है, हैप्पीनेस देने वाला होता है, ठीक है ना, ये क्या है, हैप्पीनेस देने वाला होता है। लेकिन इन लॉन्ग टाइम ओवर चीज़ें जो होती हैं, ओवर एक्टिविटीज़, बहुत बाद तक वो जाकर वो क्या करता है, हमें दुख देने वाला होता है, दुखायु के उसमें आ जाता है। स्टार्टिंग में तो क्या लगेगा, लेकिन हमारे लिए सब ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, हैप्पी नहीं रहती हमारे। टुडेज़ का एग्जांपल, टुडे जो एग्जांपल है, सोशल मीडिया, और दूसरा जो लेटेस्ट है, गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, बाद में क्या होता है, पहले तो उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, सुखायु रहती है उनकी, अच्छा लगता है उन सभी चीज़ों को, लेकिन बाद में उनको उस चीज़ का नुकसान भी देखने को मिलता है, तो वो क्या है, दुख के उसमें आ जाता है। क्लियर है सबको। तो ये याद रखना कि क्या हमारे लिए हितकर है, क्या अहितकर चीज़ें होती हैं, क्या हैप्पी चीज़ें हैं हमारे लिए, क्या अनहैप्पी लाइफ है, वो ये एग्जाम्पल के तौर पर समझना। तो ये था चरक के अकॉर्डिंग आयुर्वेद की परिभाषा। अब आगे कुछ और थोड़ा सा परिभाषा के पॉइंट्स भी हैं। दूसरा पॉइंट जो है उसमें बताया गया है, आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदः। क्या है ये, किसके अकॉर्डिंग है, ये ढलन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिससे आयु का ज्ञान होता है, वह आयुर्वेद है।
वह आयुर्वेद है। क्लियर है। और जिस शास्त्र में, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम, जिस शास्त्र में आयु का हित अहित, आहार विहार का, व्याधि रोगों का ज्ञान, निदान उनका पॉजिटिव फैक्टर्स, निदान क्या होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर, तथा शमन, शमन का क्या मतलब, चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान होता है, हित अहित आहार विहार का ज्ञान होता है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आहार मतलब जो फूड इनटेक करते हैं, विहार मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, व्याधि रोगों का वर्णन जहाँ पर मिलता है, निदान का वर्णन पॉजिटिव फैक्टर, रोगों के निदानों का वर्णन पॉजिटिव फैक्टर्स का वर्णन मिलता है, तथा शमन मतलब उनकी चिकित्सा का ज्ञान जिस शास्त्र में हमें मिलता है वह आयुर्वेद कहलाता है। ये क्या है, इसमें आयुर्वेद क्या है, एक जनरल मेडिसिन से रिलेटेड ही नहीं है, मेडिकल साइंस ही नहीं है, वो लाइफ साइंस है, जो हमने कल मतलब पढ़ा था उसका आयुर्वेद का, ये साइंस ऑफ लाइफ, जिसमें हमें लाइफ साइंस के बारे में भी पता चलता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उन सभी का ज्ञान भी हमें इस शास्त्र से मिलता है। क्लियर हो गया सबको। तो ये थे इसमें आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं इसमें फिर आयुर्वेद के पर्याय, आयुर्वेद के पर्याय। आयुर्वेद के पर्याय चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 30 और श्लोक नंबर 31 में दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद के पर्याय जो हैं, आयुर्वेद, सेकंड शाखा, थर्ड विद्या, फोर्थ सूत्र, फिफ्थ ज्ञान, और नेक्स्ट शास्त्र से नेक्स्ट जो है लक्षण, और नेक्स्ट है तंत्र। ये आयुर्वेद के पर्याय बताए गए हैं। आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये सभी के सभी क्या हैं, आयुर्वेद के पर्याय बताए गए हैं। और अब देखते हैं हम आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है। आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन कि एम ऑफ आयुर्वेदा, उसका क्या एम है। तो सबसे पहले उसमें अकॉर्डिंग टू चरक जो बताया गया है हमारे इसमें, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये क्या है, प्रयोजन बताया गया। ये चरक में मिलता है हमें प्रयोजन, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 26 में हमें देखने को मिलता है। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर मतलब रोगी के विकार का, विकार मतलब रोगों का, रोगी के रोगों का प्रशमन करना, प्रशमन मतलब चिकित्सा करना, उनको रोगों को शांत करना। तो ये आयुर्वेद के दो प्रयोजन कहे गए हैं। और दूसरा देखते हैं इसमें और भी प्रयोजन उसमें हमें देखने को मिलता है। धातु साम्य, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य स्य प्रयोजनम। प्रयोजनम, तो ये जो हमें रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1 और श्लोक नंबर 53 में मिलता है। धातु साम्य क्रिया, धातुओं को साम्य अवस्था में बनाने वाली क्रियाओं
धातुओं को साम्यावस्था में रखना इस तंत्र का मुख्य प्रयोजन बताया गया है। ठीक है, धातुओं को साम्यावस्था में रखना इस तंत्र का मुख्य प्रयोजन है। और सुश्रुत ने भी बताया है प्रयोजन के उसमें, ये है खल्वायुर्वेद प्रयोजनम, ये है खल्वायुर्वेद प्रयोजनम व्याध्यनुपसृष्टानां व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणं च सुश्रुत सूत्रस्थान। ठीक है, सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 14 में यह प्रयोजन बताया गया। व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इन सभी का मीनिंग एक ही हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन। और दूसरा, रोगी के रोगों का निवारण करना, मतलब रोगी के रोगों को ठीक करना। ठीक है, उनकी चिकित्सा करके उनको ठीक करना। स्वस्थ के स्वास्थ्य, मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन। ठीक है, और रोगी के रोगों को दूर करना या उनका निवारण करना। तो ये प्रयोजन बताए गए हैं। और एक प्रयोजन उसमें भी बताया गया है, कौन सा? अब वाग्भट ने भी बताया है, आयु काम्य मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाद्रा। आयुष काम्य अध्याय चैप्टर 1 में ही उसमें वर्णन देखने को मिलता है हमें। तो वो भी उसमें वाग्भट में भी प्रयोजन का वर्णन किया गया है। तो हम क्या है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना कैसे कर सकते हैं? जो हमारा लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो उसमें बताया गया, कंसीडर किया गया हमारे लिए क्या अच्छा है, आहार कौन सा लेना चाहिए ऋतुओं के अकॉर्डिंग, विहार क्या करना चाहिए, वो उससे क्या है, हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। और रोगी के रोगों का निवारण करना, मतलब चिकित्सा के पॉइंट से भी बताया गया कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो सभी का सभी इसमें प्रयोजन के अंडर में ये 2 प्रयोजन इंपॉर्टेंट हैं बताए गए हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। तो ये आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।